नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक में। अपने हौसलों के दम पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना खुद बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सितार सूरज खुद बना लेंगे। क्या दोस्तों, सूरज खुद बना लेंगे। तो दोस्तों, अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने जो है कल कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे दोस्तों कौन सी सभ्यता का? आज अपन बात करेंगे आहड़ सभ्यता का। आहड़ सभ्यता के बारे में आज अपन इस क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता जो है, मैंने कल बोला था कि जो है भारत में या विश्व में या राजस्थान में कोई भी सभ्यता जो प्राचीन काल की है वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों, जो आहड़ कहाँ पड़ता है अपना? आहड़ पड़ता है अपना उदयपुर में। आहड़ कहाँ पड़ता है अपना? ये आहड़ एक स्थान है जो कहाँ पड़ता है अपना? उदयपुर में। कौन से पुर में? उदयपुर में। और दोस्तों, आहड़ सभ्यता जो है ये अपने कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये नदी का नाम मिलता है अपने आयड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी का? आयड़ नदी के किनारे। और इसी को ही अपन एक और नाम से जानते हैं, बेड़च नदी। जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ नगर है वो बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है, और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी के किनारे बना हुआ है। और जो है आहड़ नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? बनास की। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये इसका आहड़ सभ्यता का जो विकसित हुई है वो किसके किनारे विकसित हुई है? बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। आहड़ सभ्यता दोस्तों आहड़ नामक स्थान पर अपन को उदयपुर में इसकी खोज की गई, और जो है ये आयड़ नदी या बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे ये विकसित हुई। अब जो दोस्तों इसका जो उत्खनन किया गया, पुरातात्विकवेताओं ने जब इसका उत्खनन किया तो जो इसको दो कालखंडों में विभाजित किया या दो कालखंडों में बांटा गया। दो कालखंडों में इसलिए बांटा गया दोस्तों क्योंकि जिसका जो पहले जो उत्खनन किया गया उसमें जो है अपन को तांबे के औजार, तांबे के बेवान, तांबे की खाने, इस प्रकार के अपन को जो है साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसको जो पहला कालखंड है दोस्तों उसको पुरातात्विकवेताओं ने नाम दिया ताम्रवती या ताम्रकालीन सभ्यता। ताम्रकालीन सभ्यता क्योंकि जो है उत्खनन किया गया था तो उसमें जो है तांबे के अवशेष मिले थे, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष। और दूसरा जो कालखंड था दोस्तों उसमें ही इनको लोहे के औजार, लोहे के फारसे, लोहे के कुल्हाड़े मिले। तो दूसरे कालखंड के अंतर्गत पुरातात्विकवेताओं ने इसको क्या माना? लोहे कालीन सभ्यता के अवशेष। तो ये दोस्तों ताम्रकालीन सभ्यता भी है और लोहे कालीन सभ्यता भी है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कुल मिला के एक मिश्रित सभ्यता रही होगी। मिश्रित सभ्यता। यहाँ के लोग हैं दोस्तों लोहे से भी परिचित है और तांबे से भी परिचित है, इसलिए कहा जाता है कि ये मिश्रित सभ्यता रही होगी। आहड़ नाम के स्थान से प्राप्त हुई और सर्वप्रथम जो है उत्खनन किया गया वो कौन से स्थान पर किया गया? आहड़ स्थान पर। सर्वप्रथम जब इसका उत्खनन किया गया था, सर्वप्रथम उत्खनन कौन से कहाँ पे किया गया था? आहड़ नामक स्थान पर किया गया था। अब दोस्तों इसके अपन को जो है प्राचीन नाम भी मिलते हैं और इसका अपन को आहड़ सभ्यता के उपनाम भी मिलते हैं। प्राचीन काल में ये किस नाम से जानी जाती थी, अभी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जो है इसके अपन को प्राचीन नाम भी मिलते हैं। तो इसके देखते हैं इसके प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम कितने। तो दोस्तों इसके जो है प्राचीन नाम है अपन को जो दो प्राचीन नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है दोस्तों अपन को, इसको है जो है ताम्रवती नगरी कहा जाता था। प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसको ताम्रवती नगरी। प्राचीन काल में जो है आहड़ सभ्यता को है ताम्रवती नगरी नाम से जाना जाता था। ताम्रवती नाम से इसलिए जाना जाता था दोस्तों क्योंकि जो है यहाँ पे जो है अपन को तांबे की खाद्यान्नें मिली, लगभग 30-40 खाद्यान्नें जो है वर्तमान में भी तांबे की, यहीं से तांबे को खोदा जाता है। तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के बाण मिले हैं, तांबे के कुल्हाड़े मिले हैं,
तांबा गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसको प्राचीन काल में जो है ताम्रवती नगरी नाम से जाना जाता था। और इसका जो है दूसरा नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है अघाटपुर, अघाटपुर या अघाट दुर्ग। और ये जो नाम मिलता है दोस्तों, ये 11वीं 12वीं शताब्दी में इस सभ्यताओं को क्या कहा जाता था, या इस स्थान को क्या कहा जाता था, अघाटपुर या अघाट दुर्ग। ये 11वीं 12वीं शताब्दी में इसके नाम था। और जो प्राचीन काल नाम था वो क्या था, ताम्रवती नगरी। यहाँ से जो है एक दुर्ग मिला है अपन को, एक टीले के ऊपर जो दुर्ग मिला है मिट्टी से बना हुआ था, चारों तरफ जो है उसके परकोटा था, और उसी का क्या नाम मिलता है, अघाटपुर दुर्ग नाम मिलता है। तो ये तो मैंने बात कर ली इसके प्राचीन नाम की। अगर मैं बात करूं इसके जो है उपनाम की, तो इसके बनास संस्कृति। और दोस्तों एक नाम मिलता है इसका, सर्वप्रथम जो है उत्खनन कहाँ से किया गया, आहड़ से, तो इसको क्या बोलते हैं, आहड़ संस्कृति या आहड़ सभ्यता। ये जो नाम है दोस्तों, एक पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे HD सांकलिया, उन्होंने दिया। कौन सा, HD सांकलिया ने, उन्होंने नाम दिया ये HD आहड़ संस्कृति। और जो तीसरा नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है मर्तकों का टीला। कौन सा टीला, मर्तकों का टीला। जो HD सांकलिया है, उन्होंने एक यहाँ पे गड्ढा खोदा था, कम से कम 8-10 मीटर का एक गड्ढा खोदा था। वहाँ से जो है अपन को इस चीज़ का पता चलता है कि जो आर्य सभ्यता है वो 8 बार विकसित हुई और 8 बार ही नष्ट हुई। और ये गड्ढा किसने खोदा था, HD सांकलिया ने। तो इसका एक और नाम मिलता है उपनाम मर्तकों का टीला। ध्यान रखना दोस्तों, आहड़ सभ्यता, आहड़ नामक स्थान पर सर्वप्रथम इसकी खुदाई की गई, उदयपुर में ये आहड़ नामक स्थान पड़ता है। और आयड़ नदी या बेड़स नदी या बनास नदी के किनारे ये सभ्यता जो है विकसित हुई। इसको उत्खनन के आधार पर जो है या कालखंड उत्खनन किया गया, तो कालखंड के आधार पर इसको जो पुरातात्विक वेता थे उन्होंने 2 खंडों में बांटा। पहले खंड में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, इसलिए इसको कहा गया ताम्रकालीन सभ्यता। दूसरे में लोहेकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, इसलिए इसको क्या कहा गया, लोहेकालीन सभ्यता। और ताम्रकालीन लोहेकालीन मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि ये एक मिश्रित सभ्यता रही होगी। इसके प्राचीन नाम की बात करूं तो इसके प्राचीन नाम था दोस्तों ताम्रवती नगरी और अघाटपुर या अघाट दुर्ग। क्योंकि यहाँ पे जो ताम्रवती नगरी है इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, ताम्रवती नगरी। क्योंकि यहाँ से तांबे के खादान, तांबे के औजार अपन को मिले हैं, तो इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अघाटपुर या अघाट दुर्ग नाम से भी इसका ये भी एक प्राचीन नाम है। और इसका जो है उपनाम है दोस्तों बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति और मर्तकों का टीला। ये तो अपने बात की इसकी सामान्य परिचय की। अब बात करते हैं कि विशेषता की, या मैं यही बात कर लेता हूँ इसके कालखंड की, काल समय की या कालखंड की। तो दोस्तों इसका कालखंड जो है कार्बन 14 पद्धति या डेक्कन पद्धति जिसको अपन बोलते हैं, उसके अनुसार इसका, उसके अनुसार यहाँ दिखाई नहीं देगा, उसके अनुसार कालखंड तो एक अपन को C14 कार्बन पद्धति या डेक्कन पद्धति के नाम से जाना जाता है। थोड़ा 1 मिनट देखने में थोड़ा यहाँ समस्या आएगी, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। इसके प्राचीन नाम के यहीं देख लेते हैं। इसका जो है कालक्रम, बात करूं मैं इसके कालक्रम की, किसकी, कालक्रम की, तो जो है कार्बन पद्धति के अनुसार या कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेक्कन पद्धति। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम मिलता है दोस्तों 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। इसका कालक्रम क्या मिलता है दोस्तों 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और एक इतिहासकार हैं अपने गोपीनाथ शर्मा, तो गोपीनाथ शर्मा उनका एक अलग मत है, उनका अनुसार जो है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका वो कालक्रम या कालखंड या कालक्रम जो है उनको बताते हैं। पर कार्बन जो है एक मानक पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति जिसको अपन डेक्कन पद्धति बोलते हैं। जीवाश्म के काल, जीवाश्म के जो अवशेष हैं उसके आधार पर जो है अपन को इसको पता चलता है। तो इस अनुसार जो है
इसका कालक्रम है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, या राजस्थान सरकार की ओर से कितने व्यक्ति जो है यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों 4 नाम अपन को देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इसके इतिहास, इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता के रूप में जो है 4 नाम अपन को देखने को मिलते हैं। पहले अपने दोस्तों सर्वप्रथम या प्रथम खोजकर्ता के नाम पे अपन को एक नाम मिलता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास का। कौन से व्यास का? अक्षय कीर्ति व्यास। दूसरा नाम अपन को मिलता है दोस्तों आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल, इनका ही पूरा नाम है दोस्तों रतन चंद अग्रवाल। पूरा नाम क्या है इनका? रतन चंद अग्रवाल। तीसरा जो है दोस्तों अपन को मिलता है एक तो वीएन मिश्र या वीएन मिश्रा जी, और इनके साथ ही थे अपने एचडी सांकलिया। ये दोनों जो दोस्तों पूर्णा विश्वविद्यालय है, पूर्णा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कौन? वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया। और दोस्तों जो राजस्थान सरकार की ओर से थे वो भी 2 लोग थे राजस्थान सरकार ने जिन्हें नियुक्त किया था। एक तो नाम मिलता है अपने विजय कुमार। विजय कुमार जो है ये कौन थे? ये थे अपने राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था। 2 नाम मिलते हैं, एक तो विजय कुमार का और एक दूसरा थे अपने चक्रवर्ती। कौन से? पीसी चक्रवर्ती। ये जो है 3-4 नाम अपन को याद रखने हैं सभ्यता से रिलेटेड। अक्षय कीर्ति व्यास जो है इन्होंने जो है इस सभ्यता के बारे में अपन को सर्वप्रथम जो प्रथम खोज करता है वो कौन है? प्रथम खोजकर्ता, आर्य सभ्यता के प्रथम खोज करता है अपने पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। इन्होंने जो है 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और प्रथम बार जो है इन्होंने लघु स्तर पर जो है प्रथम लघु स्तर पर उत्खनन भी इनके द्वारा ही किया गया था। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी 1953 में, और प्रथम बार ही जो है लघु स्तर पर इनका उत्खनन पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। अब है दोस्तों आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने दोस्तों जो एक दुर्ग है धूलकोट जो नामक यह है एक स्थानीय टीला है। कौन सा टीला है? यह स्थानीय टीला है, इसी को अपन बोलते हैं मिट्टी का टीला। धूलकोट क्या है? मिट्टी का टीला, या इसी को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है धूलकोट, इसका व्यापक रूप से उत्खनन किनके द्वारा किया गया? तो उत्खनन जो है आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा जो है धूलकोट जो स्थानीय टीला था उसका जो है व्यापक रूप से उत्खनन किया गया। और जो ये थे अपने वीएन मिश्रा व एचडी सांकलिया, इन्होंने भी यहाँ पे जो है उत्खनन का काम किया। इन्होंने 1961-62 में जो है उत्खनन का काम किया। और जो 2 नाम मिलते हैं अपने विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती, ये राजस्थान सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त। क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान सरकार ने किन 2 पुरातात्विक वेताओं को जो है आर्य सभ्यता के उत्खनन में नियुक्त किया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त। कौन? पीसी चक्रवर्ती और विजय कुमार। तो ये तो बात की मैंने दोस्तों उत्खननकर्ता और खोजकर्ताओं की। अक्षय कीर्ति व्यास जो इस सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे, 1953 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की, और प्रथम जो है लघु उत्खनन भी इनके द्वारा ही किया गया। इनके द्वारा पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और जो दूसरे हैं आरसी अग्रवाल, उन्होंने जो धूलकोट नामक जो स्थानीय टीला था उसका व्यापक रूप से उत्खनन किया आरसी अग्रवाल ने। वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी 1961-62 में जो है इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। और राजस्थान सरकार के द्वारा ही विजय कुमार और पीसी
चक्रवर्ती जो है उनको राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। आर्य सभ्यता की विशेषताओं की अब बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्य सभ्यता थी वो ताम्रकालीन थी और लोहे कालीन थी। तो यहाँ से जो है तांबे के और लोहे के अपन को उपकरण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो पुरातात्विक वेता है उन्होंने इस सभ्यता को जो है इसको जो है 8 स्तर पर इसका उत्खनन किया। पुरातात्विक वेताओं ने जो है आर्य सभ्यता का 8 जो स्तर थे उन स्तर पर इसका उत्खनन किया और उन 8 स्तरों को उन्होंने 3 चरणों में बांटा। पुरातात्विक वेताओं ने पुरातात्विक जो वेता थे उन्होंने इस सभ्यता को है 3 चरणों में बांटा था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। कौन कौन से? तो पहला जो प्रथम स्तर था उसमें उत्खनन के दौरान जो है एक विशेष प्रकार का पत्थर मिला, उसको नाम दिया गया स्फटिक पत्थर। ये स्फटिक पत्थर क्या होता है दोस्तों? ये जो स्फटिक पत्थर है एक विशेष प्रकार का मुलायम जो है पत्थर होता था। इससे क्या है जो है वहाँ के लोग स्फटिक पत्थर का उपयोग औजार बनाने में या उपकरण बनाने में किया करते थे। उपकरण बनाने में स्फटिक पत्थर का वहाँ के लोग जो औजार उपकरण मूर्तियाँ बनाने में कौन से पत्थरों का यूज लेते थे? स्फटिक पत्थरों के। तो प्रथम स्तर को उन्होंने नाम दिया स्फटिक पत्थर। और जो था दूसरे स्तर को उन्होंने नाम दिया था, दूसरे स्तर में उत्खनन के दौरान यहाँ से क्या मिले? तांबे के उपकरण। तो दूसरे जो स्तर है उसमें तांबे व लोहे के उपकरण। दूसरे स्तर में या दूसरे जो उत्खनन का दूसरा चरण था उसमें तांबे और लोहे के उपकरण मिले। और जो तीसरा स्तर था दोस्तों, कौन सा? तीसरे स्तर में जो है मर्दभांड मिले, काले व भूरे रंग के मर्दभांड मिले। मर्दभांड के अवशेष या मर्दभांड के प्रमाण। पुरातात्विक वेताओं ने उत्खनन के दौरान पूरी आर्य सभ्यता को 8 प्रकार से या 8 चरणों में इसका उत्खनन किया और पुरातात्विक वेताओं ने उन 8 चरणों को जो है 3 चरणों या 3 स्तरों में बांटा। पहला स्तर में उन्होंने स्फटिक पत्थरों को खोजा। स्फटिक पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, एक मुलायम पत्थर होता है जिसके जो है औजार व उपकरण बनाने में वहाँ के लोग काम में लेते थे। दूसरे स्तर पर उनको जो है तांबे या लोहे के उपकरण मिले और तीसरे स्तर पर उनको मर्दभांड के प्रमाण मिले। ये तो मैंने बात कर ली इसके चरणों की। अब इसके विशेषताओं की बात करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो दोस्तों विशेषताएं, आर्य सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी? तो देखो यहाँ से जो अपन को मकान प्राप्त हुए, मकान जो है अधिकांश मकान आयताकार थे। कौन से? अधिकांश मकान जो है आयताकार थे, आयताकार रूप में बने हुए थे। मतलब इस प्रकार से, जैसे तो यहाँ के जो मकान थे वो आयताकार रूप में बने हुए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण जो ये मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कौन सी ईंटों से? कच्ची ईंटों से निर्मित थे। यहाँ की मकान जो है अधिकांश मकान आयताकार रूप में बने हुए थे, यहाँ की कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और दोस्तों जो अपन ने कल पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी और जो है आर्य सभ्यता ये एक पूर्ण रूपेण ग्रामीण सभ्यता है। पूर्ण रूप से कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। ये एक ग्रामीण सभ्यता है। और दोस्तों
यहाँ के जो मकान है वो उनको जो जब बनाया गया तो जो है नींव का प्रयोग किया गया और नींव में क्या पत्थर डाले गए, मतलब नींव के ऊपर जो है यहाँ के मकान का निर्माण किया गया। नींव के यहाँ का जो मकान बनाया गया वो नींव के ऊपर बनाया गया, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ का सामाजिक परिवेश को देखकर अपन को याद होता है या पुरातात्विक व्यथा बताते हैं कि एक ग्रामीण सभ्यता रही होगी। मकान जो है अधिकांश मकान आयताकार थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और जो अपन एक गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई, वो पूर्ण रूप से पत्थरों के उनमें घर मिले, पत्थरों के भान मिले। अपन गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखना ये कच्ची ईंटों से निर्मित थी। अधिकांश मकान आयताकार थे, मकान में नींव का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ की प्रमुख विशेषता के रूप में एक मकान या एक घर में जो है 1+ चूल्हे के अवशेष मिले, चूल्हे के अवशेष। एक घर में एक या एक से अधिक अपन को क्या मिले थे, चूल्हे के अवशेष यहाँ पे मिले। और एक घर में तो दोस्तों एक घर में जो है 6 चूल्हों के प्रमाण मिले। कितने चूल्हों के? 6 चूल्हों के प्रमाण। जब यहाँ पे उत्खनन किया गया था तो एक घर में तो है एक चूल्हे का अवशेष या एक से ज़्यादा चूल्हों का अवशेष मिला था, और एक घर में जो है 6 चूल्हे के प्रमाण मिले। और एक घर में दोस्तों जो एक चूल्हे पे मानव हथेली के निशान मिले हैं, मानव हथेली के निशान। यहाँ का मकान अधिकांश मकान आयताकार थे, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। एक घर में जो है 2 से अधिक जो अपन को चूल्हे मिलते हैं। एक घर की खुदाई के दौरान जो है यहाँ पे 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। एक चूल्हे पे जो है मानव हथेली का जो है अपने निशान था। मतलब इन सभी को देखते हुए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सामूहिक भोजन का व्यवस्था थी, सामूहिक भोजन की व्यवस्था। तो कौन सी सभ्यता है दोस्तों जिसमें सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी? तो आर्य सभ्यता थी जिसमें सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। सामूहिक भोजन की व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि एक घर में ही 2-3 चूल्हे मिले हैं, किसी किसी घर में तो 6 चूल्हे मिले हैं, चूल्हे पे मानव हथेली के निशान मिले हैं। इन सबको देखते हुए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। और जो है प्रमुख खाद्यान्न के रूप में जो है यहाँ से दोस्तों अपन को ज्वार व चावल के अवशेष मिले। मतलब यहाँ के लोग जो है कृषि का कार्य भी करते थे। ये गोपीनाथ शर्मा बताते हैं, उन्हीं वही मात्र इस मत का समर्थन करते हैं कि वहाँ से जो है आर्य सभ्यता जो है ज्वार और चावल के अवशेष मिले थे। बाकी और कोई इतिहासकार या कोई पुरातात्विक वेता इस बात का खंडन करते हैं। पर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो है आर्य सभ्यता के लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, और वहाँ से जो है ज्वार और चावल के अपन को अवशेष मिलते हैं। यहाँ के लोग दोस्तों जो है यहाँ के लोग रंगाई और छपाई से भी परिचित थे। इस मत का जो है समर्थन सभी इतिहासकार करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे, रंगाई और छपाई से परिचित थे। रंगाई और छपाई से परिचित थे, या इनका उद्योग जो है क्या रहा होगा, रंगाई छपाई करना रहा होगा। यहाँ से जो दोस्तों प्रमुख रूप से जो है अपन को क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों यहाँ का जो है प्रमुख उद्योग था, प्रमुख उद्योग होता दोस्तों यहाँ से अपन को जो है तांबे के अवशेष मिले हैं, या तांबे के जो है उपकरण मिले हैं, तांबे के अपन को औजार मिले हैं, अस्त्र शस्त्र ये सब तांबे के मिले हैं, तांबे के अपन को कुल्हाड़े मिले हैं। ये सब जो है अपन को कहाँ से मिले हैं, आर्य सभ्यता से। और तांबे के उपकरण, तांबे के औजार, तांबे की कुल्हाड़े, तांबे के पारसी, ये सब जो है गणेश्वर सभ्यता से भी मिलते हैं। पर यहाँ से जो अलग चीज़ मिलती है अपन को, वो मिलती है कि यहाँ से जो है
तांबा गलाने की भट्टी मिलती है, तांबा गलाने की भट्टी के अवशेष। ये एकमात्र सभ्यता है दोस्तों जिसमें जो है तांबा गलाने की अपन को भट्टी के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ का जो प्रमुख उद्योग था तांबा का उपकरण, तांबा यहाँ एक रोजगार था, उसके उपकरण बनाए जाते थे, बेचे जाते थे, औजार या कुल्हाड़े बनाए जाते थे, और तांबा गलाने की भट्टी भी जो है अपन को आर्य सभ्यता से प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक दो शब्द मिलते हैं अपन को यहाँ से, एक गोरे और दो शब्द कौन से मिलते हैं अपन को यहाँ से, गोरे और एक कांटा, गोरे व कंटा, ये दो शब्द मिलते हैं। स्थानीय भाषा में इसको लोग क्या बोलते हैं? गोरे और कंटा। बल्कि इनका यूज था जो अनाज रखने के, जो अनाज रखने के या अनाज भरने के जो क्या थे, ये उपकरण थे। अनाज रखने के उपकरण को लोग यहाँ के जो है स्थानीय लोग गोरे और कंठा या गोरे और कंठे बोलते थे। किसको? गोरे और कंठा का प्रयोग जो है अनाज रखने के ये उपकरण थे। और दोस्तों यहाँ पे जो एक शब्द मिलता है अपन को, चक्रकूप। कौन सा कूप? चक्रकूप। कूप का मतलब होता है दोस्तों कुआं। तो दोस्तों ये एक इनकी जो है पानी सोखने की वैज्ञानिक पद्धति, पानी सोखने की वैज्ञानिक पद्धति थी वहाँ के लोगों की। क्या? चक्रकूप। मतलब चक्रकूप मतलब जैसे एक कोई गड्ढा है दोस्तों, घरों में जो आंगन होता था वहाँ पानी भर जाता था, तो इस प्रकार जो गड्ढे में जो है सारा पानी भर जाता था। तो ये क्या करते थे, जो मिट्टी के जो मर्दभांड होते थे, जो मटके होते थे, उनको इस प्रकार रख देते थे और इनमें जो है मिट्टी भर देते थे। तो ये मिट्टी जो है ये सारा पानी जो है सोख लेती थी और मिट्टी इन मटकों से बाहर भी नहीं आती थी। तो जो है एक उस समकालीन या आर्य सभ्यता में जो लोग इस पद्धति का प्रयोग करते थे और इसी को क्या बोलते थे? चक्रकूप। पानी सोखने की एक वैज्ञानिक पद्धति थी। अब मैं बात करता हूँ इससे थोड़ी आगे की। तो दोस्तों यहाँ से जो है अपन को 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती है और 3 प्रकार की जो है मोहरें मिलती है। क्या क्या मिलती है? जो है अपन को यहाँ से मिलती है 6 प्रकार की जो है यूनानी मुद्राएं, 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त होती है। सर एक राइटर सही लेना। 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती है और 3 मोहरें प्राप्त होती है। जो ये 6 प्रकार की यूनानी जो मुद्रा थी वो इस प्रकार से थी दोस्तों कि जैसे मैं एक बात करूँ, ये सिक्का, इसका ये एक तरफ का भाग है और ये उसके पीछे का भाग है। तो एक तरफ तो जो है त्रिशूल का चिन्ह रहता था, आगे की तरफ तो किसका चिन्ह? त्रिशूल का चिन्ह रहता था। और दूसरी तरफ जो है अपोलो देवता की जो है फोटो बनी हुई रहती थी। कौन से देवता की? अपोलो देवता की, जिसके जो है एक हाथ में तो तीर, किसमें? हाथ में, और पीछे की तरफ जो है एक तरकस रहता था बाण रखने का पीछे। एक यूनानी 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई जिसमें वो इस प्रकार मुद्रा थी कि उसके आगे तो क्या है त्रिशूल का फोटो बना हुआ रहता था और जो है पीछे की तरफ जो है अपोलो देवता का चित्र बना हुआ रहता था और जो है उसके एक हाथ में तीर और उसके पीछे क्या तरकस रहता था। और दोस्तों जो इस सिक्के के किनारा था, ये वाला किनारा, इस किनारे पे जो है अपन को यूनानी भाषा में एक लेख मिलता है, यूनानी भाषा का लेख लिखा हुआ मिलता है। इसके किनारों पर कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में एक अपन को जो लिखी हुई लिपि मिलती है उसको क्या बोलते हैं? यूनानी भाषा का अपन को लेख इसके किनारों पर मिलता है। 6 प्रकार की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई और 3 मोहरें प्राप्त हुई। जो एक मुद्रा थी वो उसमें जो आगे त्रिशूल का चित्र था, दूसरी तरफ अपोलो देवता का चित्र था, उसके एक हाथ में तीर थी और दूसरे में पीछे की ओर तरकस था और इसके जो किनारों पे जो है यूनानी भाषा का लेख लिखा हुआ था। अब दोस्तों यहाँ से जो है अपन को
कुछ बर्तन और उपकरण मिले, बर्तन व उपकरण बिना हाथ के, हत्थे के, सॉरी। इस प्रकार जैसे बिना हत्थे का ये गिलास हो गया, बिना हत्था का जैसे क्या हो गया, एक मर्दभांड हो गया। ये अपन को कहाँ से मिलता है? बिना हत्थे के। इनके देखो हत्था नहीं है पकड़ने का, बिना हत्थे के बर्तन और उपकरण मिलते हैं बिना हत्थे के, जैसे गिलास हो गया, मर्दभांड हो गया। और ऐसे ही सेम जो उपकरण हैं अपन को वो देखने को मिलते हैं दोस्तों ईरान और बलूचिस्तान में। कौन से स्थान में? बलूचिस्तान में। तो इन उपकरण, इन बर्तनों को देखकर कहा जा सकता है कि जो यहाँ के जो उपकरण थे, यहाँ के जो उपकरण थे वो, या ये आर्य सभ्यता है वो ईरान और बलूचिस्तान सभ्यता के समकालीन रही होगी। इन दोनों के बीच में जो है व्यापारिक संबंध रहा होगा। किस किस के बीच में? ईरानी और बलूचिस्तान से संबंधित इसके जो है बिना हाथ के सेम यहाँ भी वही उपकरण मिलते हैं और बिना हत्थे के ही वहाँ भी सेम उपकरण मिलते हैं। इनको देखकर कहा जा सकता है कि आर्य सभ्यता और ईरान या बलूचिस्तान सभ्यता जो है इसके समकालीन रही होगी। अगर मैं और थोड़ी इसकी बात करूँ विशेषताओं की, ध्यान रखना दोस्तों, 6 यूनानी मुद्राएं मिली और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई। अगर मैं इसकी और थोड़ी आगे की बात करूँ, यहाँ से जो है अपन को वो बर्तन और जो उद्योग थे वो अपन को एक टेराकोटा पद्धति से बने हुए मिलते हैं। टेराकोटा या मरण मूर्ति। टेराकोटा पद्धति क्या होती है दोस्तों? टेराकोटा पद्धति में जो है मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन या उपकरण, जिनको जो है फिर आग में तपा लिया जाता है, आग में पका लिया जाता है, आग में पका लिया जाता है। तो ऐसे उपकरण जो है वो कौन सी पद्धति के अंतर्गत आते हैं? टेराकोटा पद्धति के अनुसार। मिट्टी से कोई बर्तन बनाया जाता है, जैसे अभी मैंने ये गिलास बना लिया मिट्टी का, और इसको जो है मैं ये नीचे आग लगा दी और ये इसको पका लिया। तो जो यहाँ से जो अपन को बर्तन मिले हैं वो मण मूर्तियाँ मिली है वो टेराकोटा पद्धति पर मिली है। तो दोस्तों अब मैं आगे बात करूं कि यहाँ से जो है अपन को एक बेल की मण मूर्ति मिली है। किसकी? बेल की मण मूर्ति मिली है। इस बेल की मण मूर्ति को जो है पुरातात्विक वेताओं ने बनासियल बुल की संज्ञा दी। किसकी दी? बनासियल बुल की संज्ञा दी। पुरातात्विक वेताओं ने इस बेल की जो मण मूर्ति है उसको बनासियल बुल की संज्ञा दी। तो ये दोस्तों इस प्रकार जो है ये अपने सभ्यता और विकसित हुई। और जो है यहाँ पे जो अपन सावादान की बात करते हैं, कालीबंगा में तो 3 प्रकार के अपन ने समाधियों का वो किया था, पर यहाँ पे जो है एक अंतिम संस्कार किया जाता था यहाँ के लोगों का, अंतिम संस्कार वो गुलगुली समाधि से किया जाता था। कौन सी समाधि से? गुलगुली समाधि से। अब ये गुलगुली समाधि क्या चीज़ है? गुलगुली समाधि कुछ नहीं दोस्तों, ये भी सेम जमीन में खड्डा किया जाता था और जो है उसके कोई यहाँ ये लाल है, इसको इसमें गाड़ दिया जाता था और इसका जो सर है जो उत्तर दिशा की ओर सिर रखते थे और दक्षिण दिशा की ओर इसके पैर रखते थे। और दोस्तों इसके जो शरीर के आभूषण और कपड़ों के साथ जो है यहाँ पे शव को दफनाया जाता था। इसी को अपन गुलगुली समाधि बोलते हैं। जो कहते हैं ना कि मरने के बाद साथ क्या जाएगा, तो इस सभ्यता में साथ जाता था दोस्तों। उसके जो अपने आभूषण थे, कपड़े थे, वो भी उसी के साथ दफनाए जाते थे। तो यहाँ का अंतिम संस्कार गुलगुली समाधि के रूप में किया जाता था। खड्डा खोद के आदमी को गाड़ के और उसके कपड़े और उसके आभूषण उसमें एक थैली वेली में बांध के या पोतड़ी में जो भी बर्तन में बांध के गाड़ दिया जाता था। उसका सर उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में उसके पैर होते थे। तो ये दोस्तों मैंने बात की आर्य सभ्यता की। एक बार रिवीजन के तौर पर मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आर्य सभ्यता जो है आहर नामक स्थान पर उत्खनन के दौरान मिली और आहर नामक स्थान अपने उदयपुर में पड़ता है।
आयड़ या बेड़च या बनास नदी के किनारे यह सभ्यता जो है विकसित हुई। और इसमें जो है ये ताम्रकालीन सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, लोहे के औजार मिले हैं, इस कारण इसको अपन लोहे युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसमें जो है इसके प्रथम खोजकर्ता थे पंडित अक्षय कीर्ति व्यास हैं। उन्होंने 1953 में इसकी खोज की और लघु उत्खनन कार्य भी सर्वप्रथम पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। और दोस्तों जो RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने धूलकोट नामक स्थान पर व्यापक रूप से उत्खनन किया। और तीसरे थे अपने HD सांकलिया और VN मिश्रा, ये दोनों पुणे विश्वविद्यालय से प्रोफेसर थे और इन्होंने भी यहाँ पे जो है उत्खनन का कार्य किया था। और राजस्थान सरकार की तरफ से जो है 2 व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त किए गए थे, विजय कुमार और PC चक्रवर्ती। ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें खोजकर्ता के रूप में। यहाँ से जो दोस्तों ये ग्रामीण सभ्यता थी, तांबे गलाने की भट्टियाँ यहाँ पे अपन को देखने को मिली। तांबे के उपकरणों का प्रयोग हुआ, कुल्हाड़े, पार से बेवान यहाँ से मिले। और जो है 6 यूनानी मुद्राएं यहाँ से मिली। यूनानी मुद्राओं पे आगे की तरफ त्रिशूल बना होता था और पीछे की तरफ जो है अपोलो देवता की एक फोटो बनी हुई होती थी। और उसके जो किनारों पे जो है वो अपन को यूनानी भाषा में एक लेख लिखा हुआ मिलता था। यहाँ के जो अपन को उपकरण मिले हैं वो बिना हत्थे के मिले हैं दोस्तों। और सेम बिना हत्थे के उपकरण ही ईरान और बलूचिस्तान से अपन को मिलते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि आर्य सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध है वो ईरान और बलूचिस्तान सभ्यता से उस टाइम रहा होगा। यहाँ के जो अपन को टेराकोटा मणमूर्तियाँ भी 4 प्रकार की मानव मणमूर्तियाँ मिलती हैं यहाँ पे। तो टेराकोटे पद्धति से वो निर्माण होती थी। टेराकोटा पद्धति मतलब जो है मिट्टी से बने हुए बर्तन, उनको आग में पका लिया जाता था। और यहाँ पे एक ऐसी टेराकोटा रूपी बेल की मणमूर्ति मिली है, उसको बनासियल बुल की संज्ञा दी गई। पुरातात्विक वेताओं द्वारा बनासियल बुल की संज्ञा दी गई। अगर मैं आगे बात करूँ इसमें, तो इसके जो मकान थे वो आयताकार रूप में बने हुए थे और कच्ची ईंटों से निर्मित थे। नींव से मकान बने हुए थे, इसलिए ये पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। अगर मैं दोस्तों आगे की बात करूँ आर्य सभ्यता में, तो इसका अंतिम संस्कार जो है गुलगुली समाधि के रूप में किया जाता था। इसके अपन ने प्राचीन नाम के रूप में पढ़ा, इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता था। इसको अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तांबे के उपकरण और तांबा की खाद दोनों के कारण ही इसको ताम्रवती नगरी जो प्राचीन काल में कहा जाता था। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको अघाटपुर दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा। इसके मैंने उपनाम बताए थे आपको। बनास नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। और आहड़ नामक स्थान पर सर्वप्रथम उत्खनन किया गया, इसलिए इसको जो है आहड़ संस्कृति कहते हैं। और यहाँ पे जो एक गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे में अपन को प्रमाण मिलेगा ये सभ्यता लगभग मतलब 8 बार विकसित हुई होगी और 8 बार इसका जो है विनाश हुआ होगा। वो प्रमाण अपन को एक गड्ढे के रूप में मिलते थे। और वो गड्ढा खोदा किसने था? वो गड्ढा खोदा था HD सांकलिया ने। मैंने सब कुछ मैं बता दिया था मैंने, बस मैं रिवीजन के तौर पे मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली सभ्यताओं के साथ।